स्टार्ट। जी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम कादिर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओसीडी और एंजाइटी के जो सिम्टम होते हैं वो पेंडेमिक कंडीशन में किस तरह से मैनेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो माइंड के रॉन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन सिक्योर पोर्टल है जिसके थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दी जाती है। जो ज़हनी अमराज के लोग हैं और ज़हनी अमराज के साथ साथ जिनको अपनी लाइफ में मुश्किलात होती हैं, डिसीजन मेकिंग का इशू होता है, या रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, उसके साथ साथ जो है और इंफरादी ताल्लुकात की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन हवाले से जो है वो काउंसलिंग दी जाती है। ठीक है, तो आज के जो प्रोग्राम में हमने तो हमारी माइंड के रॉन एक्सपर्ट हैं, उनको इनवाइट किया है इस हवाले से ताकि वो हमें डीपली तौर पर समझा सकें और बता सकें कि एंजाइटी और ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह से पेंडेमिक कंडीशन जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं उसमें किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी पहली मेहमान है वो मिस फरानाज हैं। ठीक है, वेल इंस्टीट्यूट में वो काम करती हैं, दुबई से हैं वो। ठीक है, उनसे जानेंगे और ये माइंड केयर ऑन की एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे पास और भी हैं, कराची से मिस अनम जफर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो वेल नाम इंस्टीट्यूट में काम करती हैं। ठीक है, उनका बड़ा एक्सपोजर है और वो भी माइंड केयर ऑन की एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे कि एंजाइटी और ओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे वेलकम टू ऑल। ठीक है, बहुत जो आप लोग हैं, मिस अनम एंड मिस फरा। ठीक है, सबसे पहले मैं मिस फरानाज से पूछना चाहूँगा कि ओसीडी एक क्या है, जनरल टर्म क्या है, आम लोग किस तरह से उनको समझने में मदद मिलेगी कि क्या होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम गुलाम कादिर और मिस सना। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। अच्छा, जब हम ओसीडी की बात करते हैं तो इसकी जो कंप्लीट एब्रिविएशन है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मीन्स ऐसे थॉट्स जो हमें बार बार आए, जो हमें परेशान करें, और कंपल्सिव ऐसे एक्शंस जो हम बार बार करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ और हमारी डेली रूटीन अफेक्ट हो। तो ओसीडी में क्या होता है कि पेशेंट्स जो हैं, क्लाइंट्स जो हैं, वो बेसिकली उनको वहम ऐसे ख्यालात आते हैं सफाई के मुतालिक कि हम साफ नहीं हैं, बार बार हाथ धोना, बहुत ज़्यादा वक्त नहाने में गुजारना, मतलब घर की भी सफाई और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा वहम रहता है कि घर साफ नहीं है, बार बार उसको सफाई करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बार बार। तो मेनली ओसीडी में ये चीज़ें होती हैं, और अगर वो ये नहीं करते तो उनको घबराहट महसूस होती है, इरिटेशन रहती है, वो डिस्टर्ब रहते हैं जब तक वो ये कर ना लें। मिस सनम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एंजाइटी जो है, जनरल लोग जो आम लोग हैं वो किस तरह से जानेंगे कि एंजाइटी क्या है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सेशन कंडक्ट करने का। एंजाइटी और ओसीडी दोनों अलग अलग किस्म के डिसऑर्डर, मगर ओसीडी एक फॉर्म है एंजाइटी का। अगर खाली मैं जनरली एंजाइटी को एक्सप्लेन करूं तो एंजाइटी जो होती है वो एक्सेसिव घबराहट जिसको कहते हैं, बेचैनी, एक्सेसिव घबराहट, एक एंटिसिपेशन है एंजाइटी जो हमारे फ्यूचर को थ्रेट करती है बेसिकली।
एंजाइटी में अब कई सिम्टम्स होते हैं, नम फीलिंग, फास्ट हार्ट रेट, हार्ट बीट बहुत तेज होना, ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंगनेस, यहाँ तक कि इंसान का कभी कभी स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है एक्सट्रीम एंजाइटी के। और ओसीडी, अच्छा, और एंजाइटी के भी काफी फॉर्म्स होती हैं, जैसे सोशल एंजाइटी हो गया, पैनिक अटैक्स हो गए, ओसीडी इज आल्सो अ सही। फॉर्म ऑफ एंजाइटी, एंड इसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी आ जाता है। जहाँ ओसीडी की मैं बात करती हूँ, तो ओसीडी बेसिकली एक वो डिसऑर्डर है जो कि एक्सेसिव रिपीटेटिव थॉट्स पे बेस्ड है, जो आपकी सही। बार बार की एक्शंस में रिजल्ट करता है। जैसे कि इसके अंदर, जैसे मिस फरा ने पहले कोट किया कि बार बार एक्सेसिव हैंड वॉशिंग हो गई, चेकिंग, बार बार चेक करना, यहाँ तक कि बार बार कुछ नंबर्स हैं उनको उंगलियों पे काउंटिंग वगैरह करना। ऑल्सो होल्डिंग, कुछ लोगों में ओसीडी, कुछ लोगों में होल्डिंग का बहुत ज्यादा ओसीडी होता है, जैसे चीजें जमा कर लेना बगैर किसी यूज के। मगर ओसीडी बेसिकली एक बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की बीमारी है, जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव थॉट्स बार अनकंट्रोलेबल तरीके से आती रहती हैं, और जिसकी बेसिस पे आप ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हो अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, मगर वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। ठीक है। मिस फराना, मैं आगे पूछना चाहूँगा इसी हवाले से कि एक नॉर्मल जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जनरली सब में होते हैं पर्सनल ट्रेट, उसी तरह से हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ये आम जो है सफाई का ख्याल रखना और एक पेशेंट जो इस तरह से ओसीडी का हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो उसकी फंक्शनिंग है कि जब एक नॉर्मल इंसान जब वो सफाई का ख्याल रखता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, उसका टाइम सिर्फ सफाई सही। में ही स्पेंड नहीं होता, उसके मीन्स के सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं लाइफ की, हर रूटीन, हर चीज़, हर काम। लेकिन जो ओसीडी के पेशेंट हैं उनका सिर्फ फोकस ही ये होता है कि हम सिर्फ सफाई करें, हर वक्त करें, उनकी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, उनकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, उनका काम अफेक्ट होता है, और उनकी जो भी रूटीन होती है, कैरियर, स्टडीज, हर चीज़ अफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि वो बार बार उसी में ही मैक्सिमम टाइम उनका इन चीज़ों में गुजरता है कि नहीं मुझे बार बार हाथ धोने, बार बार वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल घर की सफाई से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको बार बार चेक बैलेंस रखना। तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत एक क्लियर कट है कि जो नॉर्मल इंसान है वो एक लिमिट तक एक बैलेंस उसमें चेक बैलेंस रखेगा, जबकि ओसीडी का जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी कि 2 घंटे नहाने में स्पेंड कर दिए, आधे घंटे तक हाथ धोता रहा, इस तरह से। ठीक है। मिस सनम, थोड़ा मुझे बताएं कि ओसीडी का तो मेरा फरहान ने बता दिया, मिस फरहान ने, ठीक है, आप थोड़ा मुझे ये बताएं कि एंजाइटी को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, नॉर्मल और जो एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह से हम करेंगे? अच्छा, ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे दोनों उससे सिचुएशन से बताऊंगी, जनरली भी और वैसे भी। जी। जो हमारी कोविड-19 है जिसमें आजकल बहुत एक्सेसिव एंजाइटी हुई है, जनरली हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसको एक बुरी सोच आ रही है, एक नेगेटिव, पेशेंट नहीं कह रहे, अगर एक पर्सन है उसको एक बहुत नेगेटिव सोच आ रही है, अब वो अपनी सही। नेगेटिव सोच के लिए किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है मेंटेन करता है, या किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज करता है उस नेगेटिव्स को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि उसको एक्सेसिव सिम्टम्स फील नहीं होंगे, जैसे कि उसको पैनिक अटैक्स वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो फील होंगी। अगर उसको लोगों में जाने में किसी तरह की कोई घबराहट हुई है तो वो उसके वर्क करेगा, या फिर उस फेयर को चैलेंज करने के लिए बेसिकली उस क्राउड में जाए जहां वो देख सके कि मुझे वाकई में एंजाइटी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे कोविड-19 जो कि पैंडेमिक सिचुएशन हवाले से बात करते हैं, तो जो एक्सेसिव एंजाइटी वाले जो हैं उनके जहन में बार बार ये सोच आएगी, वो बार बार अपने सिम्टम्स को रिपीटेटिव मॉनिटर करेंगे, उनकी जरा सी कम हुई या जरा सी उनकी स्नीजिंग, उनको यही लगेगा कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो
उसी कोरोना से ही रिलेटेड आए, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एक्सेस एंजाइटी की तरफ जाएंगे और उनको उससे रिलेटेड पैनिक अटैक्स भी होंगे। उनको लगेगा कि उनको चक्कर आ रहे हैं, उनकी आंखों पे अंधेरा आ रहा है। और जो नॉर्मल पर्सन हो उसको ऑलरेडी सिम्टम्स भी पता होंगे, मगर उसके अंदर इतनी रेजिलियंस और इतनी स्ट्रेंथ होगी कि उसने अपनी जो सोच है वो एक्सेसिव एंजाइटी की तरफ नहीं लेकर जाए। ठीक है मिस सनम, थोड़ा मुझे मजीद बताइए कि इन जो एंजाइटी के हैं वो काजेस मोस्टली क्या होते हैं? एंजाइटी के जो है कॉजेस वो आपके बेसिकली आपके एनवायरमेंट सिचुएशन से आ सकते हैं। वो कॉजेस आपकी वो अपनी सोच से भी आ सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन एनवायरमेंट में हुई है जो आपकी थ्रेट का बायस बन रही है, जिस एक अनकंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट एक्सेसिव एंजाइटी। अब आपकी ऐसी सोच है, आपके माइंड के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई ऐसी थॉट जिसने स्ट्राइक किया आपके माइंड, वो भी एंजाइटी में रिजल्ट कर सकती है। किसी चीज का डर, अब जैसे आजकल जैसे लोगों को कोरोना का इतना डर, तो वो कोरोना को जो फियर है, दैट कैन रिजल्ट इन एक्सपीरियंस। ठीक है मिस फरहाना, थोड़ा मुझे बताएं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो हैं वो मोस्टली काजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस पर जब हम बात करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है, जिसमें हम चाइल्डहुड से लेकर अभी तक पर्सन की जो भी एज है, 18 ईयर्स है या अबव 20 जो भी एज है, तब तक की हमें हिस्ट्री में जाना होता है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है, जैसे हम लोग जो हम लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, जब फिक्सेशन हो जाती है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से, जब पेरेंट्स ओवर पैम्पर्ड होते हैं, क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा एक उनको भी होता है, बच्चे को हर वक्त सफाई के लिहाज से उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, ये नहीं करो गंदे हो जाओगे, ये इस तरह से, मतलब जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी एक कॉज हो सकता है। उसके अलावा पर्सन के का एक्सपोजर किन चीज़ों की तरफ है और उसकी करंट लाइफ में उसका किन लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, इस तरह के फैक्टर्स डिपेंड करता है। ठीक है, मेनली हम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को ले रहे होते हैं कि बचपन में पेरेंट्स ने उनको किस तरह से ब्रॉट अप, उनका किस तरह से लेकर आए हैं और क्या क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस सही हैं। अच्छा, जनरली हम कहें कि अगर पेरेंट्स में कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं तो वो ओसीडी को लीड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पेरेंट हेरिडिटी में भी है ये, तो ये हो सकता है। मेडिकल कंडीशन हो सकती है। ऑब्वियसली जब हम मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो हम इसमें भी देखते हैं कि बायोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारी ब्रेन की इम्बैलेंस हो जाना, इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है तो ओसीडी की तरफ जा रहा है वो प्रॉब्लम। और हेरिडिटी हो गई, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो गए, हमारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है बच्चे को। हो सकता है कि अगर उससे थोड़े से सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, बट इन्वायरमेंट ने उसको बढ़ा दिया है उनकी बातों की वजह से, या हम एक और चीज़ जो मेन फैक्टर है वो हम स्कूल हिस्ट्री को भी देखते हैं। अगर बच्चा स्कूल में बुलिंग हुआ है, बुलिंग हिस्ट्री है उसकी, तो तब भी वो ओसीडी की तरफ जा सकता है। मिस अनन्या, थोड़ा मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट एंजाइटी किस तरह से मैनेज किया जा सकता है एंजाइटी को? पहले जनरली तो मुझे ये बताइएगा कि जो है प्रोसीजर क्या है, किस तरह से है, ठीक है? उसके बाद आप बताइएगा कि कोविड-19 की जो करंट कंडीशन है उसमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। देखिए, अब तो जो है घर में जैसे अब आपको ये सबने एक्सेप्ट किया हुआ है कि लॉकडाउन है एंड सब जो है घर में बैठे हुए हैं, तो अगर
उनको ऐसा फील हो रहा है घर में बैठे में, और एक मतलब एक यूजलेस को महसूस हो रहा है, वो जॉब नहीं जा रहे हैं। तरह की जो नेगेटिव सोच उनके माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रही है उनको, उनके अब कुछ भी मतलब, और आगे भी एक और भी चीज जो कि अब ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी हो रही है, और वो आगे के लिए सोच रहे हैं कि अब वापस जो है हम जॉब पे नहीं जा पाएंगे, तो बेसिकली एक फेयर ऑफ लूजिंग जॉब भी, और अगर वो जॉब अगर वो से काम नहीं भी कर रहे हैं, एक ये भी डर के वापस वो जा सकते हैं कि नहीं, और भी डिफरेंट तरह के जो इकोनॉमी लॉस में जा रही है, अब क्या होगा क्या नहीं। तो इस तरह के जो ये फेयरफुल और थ्रेटनिंग क्वेश्चंस वो अपने से जितना करेंगे, तो उसमें और ज्यादा वो एंग्जाइटी जो है उनकी और भी ज्यादा उनको फील होगी। तो जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में कुछ क्रिएटिव टिप्स भी डिस्कस की थी कि आप जो है अपना एक प्रॉपर एक रूटीन बनाए, एक स्केड्यूल बनाए, अपने हर डे को प्लान कर। अब जैसे आजकल तो जैसे रमजान है, तो रमजान में लोग ऑब्वियस लोग के अपने कोई बिजी रूटीन होते हैं, उनको फॉलो करें। मगर जो लोग एक्सेसिव यही सोचते रहेंगे, तो उनकी और एंजाइटी बढ़ेगी। प्लस मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी में यहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट देती है। अगर तो कोई ऐसा जो है फैमिली मेंबर, उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो लव्ड है वो बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहा है, बहुत ज्यादा बेचैन होकर, तो उस देन द फैमिली मेंबर शुड टॉक आउट विद दैट इंडिविजुअल। उनको एक कंफर्ट लेवल में लेकर आए, उनको एक कंफर्ट जोन में लेकर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मोस्टली मैं क्लाइंट्स के साथ सीबीटी में भी यूज करती हूँ, घर बैठे भी लोग यूज कर सकते हैं थॉट रिकॉर्ड शीट। अपनी थॉट को रिकॉर्ड करें कि आज वो ये क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन करें क्या वो ये सही सोच रहे हैं, सोच के क्या बेनिफिट होते हैं, सोच क्या इससे उन क्या फायदा मिला है, इससे अगर उनकी एंजाइटी रिजल्ट हो रही है तो उस थॉट चेंज करने की कोशिश करें। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। एक टेक्निक में यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, माइंडफुलनेस। वो ये है रोजाना बहुत ज्यादा एक्सेसिव एंजाइटी फील हो रही है, और उसके अलावा अगर फील नहीं भी हो तो अराउंड द एनवायरमेंट जो है, आप सबसे पहले 3 चीजों को मतलब फर्स्ट 3 चीजें जो आपकी विजन के सामने आती है, अब वो इधर वो कुछ भी हो सकता है, वो कर्टन हो सकता है, वो वॉल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उन फर्स्ट 3 चीजों को यू जस्ट हैव टू गेज, पहले आपने सिर्फ उनको देखना है। फिर उन फर्स्ट 3 चीजों को फिर व्हाटएवर जो भी, वो जरूरी नहीं है कि वो जो फर्स्ट 3 चीजें जिनको आप देख चुके हैं वो उन्हीं को आप दोबारा देखें, नहीं। उन फर्स्ट 3 चीजों के बाद देखने के बाद कोई भी ऐसी 3 चीजें एनवायरमेंट में जिसको आप टच कर सके, जिस सेंसेशन जिसकी फील हो सके। थर्ड इज द फीलिंग, और जिसको आप any 3 things in the environment जिनको आप फील कर सकें। So first 3 things that you can see, first 3 then any 3 things after that which you can touch, and any 3 things further than that which you can feel. उसके बाद then you have to take a deep breath and come back to your senses and feel yourself that you are in the present moment. ये एक बहुत अच्छी बेसिकली एक्सरसाइज है एंजाइटी को टेपर ऑफ करने के लिए। मिस फरहाना, थोड़ा आप बताइएगा इस के मैनेजमेंट ऑफ ओसीडी किस तरह से होती है, थेरापी का क्या प्रोसीजर होता है, और किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करके ओसीडी के जो सिम्टम्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो करंट कंडीशन है उनका किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। यकीनन जो है वो ओसीडी पेशेंट है, ट्रीटेड हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से जो है वो क्राइसिस सिचुएशन में अभी वाली जो है, यकीनन सिखाया जाता है थेरापी में क्राइसिस प्लान, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अभी यहाँ हम हाईलाइट कर दें तो और बेहतर है। थेरेपी का प्रोसेस है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, वो थोड़ा स्लो और ग्रेजुअल है और लॉन्ग टर्म, जिसमें पेशेंट को और फैमिली को दोनों को बहुत
हम क्लाइंट की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करें फर्स्ट। तो कुछ सीबीटी की टेक्निक्स में आपको बता रही हूँ, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जो भी थॉट्स हैं उसकी वजह से पर्सन उसको हम अंडरस्टैंड करें। ये हम थॉट फॉर्म पर उसका एक्टिविटी क्या कॉन्सिक्वेंस वो डेली बेसिस पर हम रिकॉर्ड करवाएं। थर्ड, हम उसका अल्टरनेटिव थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करें कि अगर ये कोई आती है तो उसका अल्टरनेटिव कौन सी थिंकिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद हम थॉट प्रिवेंशन में काम कर सकते हैं कि हम पेशेंट को हम टाइम को ये रियलाइज करवाएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये काम नहीं करोगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इससे बढ़कर और क्या नतीजा निकलेगा। हम उसको जो एक्सट्रीम लेवल पर हम उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर लेकर जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं हाथ धोएं या ज़्यादा सफाई का ख्याल नहीं भी रखें तो क्या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमने क्या उसको रियलाइज करवाना है, उसको कंसर्न करवाना है कि हम अगर एक बैलेंस टाइम में ही अपना काम कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है और हम उसको रियलाइज कराएं कि इससे आपके कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं। तो कई बार ओसीडी के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको रियलाइजेशन नहीं होती, तो हमारे सारे काम इसकी वजह से रह जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें इसका थॉट प्रिवेंशन पे काम करना है, उसके थॉट पे काम करना है। मेन जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस सिस्टम में, जो कि मैंने पर्सनली भी अप्लाई किया है काफ़ी ओसीडी के पेशेंट्स पर। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं जब हम इस पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आती है कि जो लोग सेशंस नहीं ले रहे थे या थेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट को कंसल्ट नहीं कर रहे थे और वो घर में है तो उनके लिए क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि वो अपने टाइम को मॉनिटर करते हुए मेनली तो ये है कि वो खुद इतना मॉनिटर नहीं कर सकते, फैमिली को सपोर्ट करना होगा, फैमिली की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको फैमिली मॉनिटर करे कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी आधा घंटे तक हाथ धो रही है तो फिर मैंने उसको 5 मिनट के बाद उसको जाके देखना है और उसको बोलना है कि बस अब आ जाए या अभी ये काम कर लो, या 10 मिनट के बाद उसको रिमाइंड करवाना है, छोड़ देना है। जब हो रहा है तो हम तो थक गए हैं, वो लोग काफ़ी फैमिली ये भी कहते हैं कि हम बोल कर थक गए हैं, हम और नहीं कर सकते। तो हमें पेरेंट्स को भी ये गाइड करना है कि उनकी फंक्शनिंग के लिए उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मॉनिटर लेवल पे नहीं होनी चाहिए कि उससे क्लाइंट फ्रस्ट्रेट होने लग जाए, उसको एक बैलेंस वे में लेकर जाना। उसके अलावा उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें उसको, घर का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए और क्लाइंट खुद अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में वो जो भी नेगेटिव उसको चेंज करके पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आए, ये नहीं मैं। और इसके अलावा थॉट टॉक टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं वो कुछ, जिसमें कि उन्होंने जो भी नेगेटिव थिंकिंग आएगी उसमें उन्होंने स्टॉप 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 कहना है, पहले सोच कहना है, उसके बाद लाउडली कहना है, उसके बाद फिर लाउडली कहना है। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। जब हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम इसको यूज करते हैं, तो बहुत इफेक्टिव प्लस पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी मैं अनम आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है। जी जी। और मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि जो है वो आप कुछ मजीद ऐड करना चाहें एंजाइटी और ओसीडी के हवाले से। देखिए, मैं एंजाइटी और ओसीडी के हवाले से बस मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जहां मैंने फैमिली सपोर्ट की बात की है उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि किसी भी फैमिली मेंबर को अगर लगे कि कोई ऐसा मेंबर है फैमिली में जिसकी साइको सोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है,
यानी उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, उसके रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, तो फिर वहां पे जहाँ और फैमिली की सपोर्ट के बावजूद भी कुछ जो ये हेल्पफुल टिप्स हैं ये भी वर्क नहीं कर रही हैं, फिर प्रोफेशनल हेल्प की डेफिनेटली जरूरत है, इधर साइकोथेरेपी की साइकोथेरेपी काउंसलिंग की नीड है, या फिर अगर एक्सट्रीम केसेस हैं तो फिर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मेडिकेशंस की तरफ भी फैमिली जो है फैमिली को सोचना चाहिए। और सबसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कोई एग्री नहीं होता है साइकोथेरेपी के लिए या साइकियाट्रिक ट्रीट के लिए, क्योंकि अब तक हमारे कल्चर में सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा पाया जाता है, ये तो पागल है या ये तो जाति कहते हैं हो गई है या हो गया है। तो इस पे फिर मैं जो हूँ ये कमेंट करूंगी सिर्फ कि जो फैमिली मेंबर क्लोज है, जिसकी वो पर्सन बात मानता है ज्यादा, जिसको वो अपना समझता है, जिसकी तरफ पॉजिटिव रिलेशन है, वो अगर उस पर्सन को इस तरह से समझाए कि आपकी बेहतरी के लिए ये ट्रीटमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह से उसको एग्री किया जा सकता है। मगर जहाँ प्रोफेशनल हेल्प की नीड हो तो फैमिली को जरूर ये बात कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ओवरऑल तो सारी चीजें कवर अप हो गई हैं। ठीक है, तो मैं मजीद और जानना चाहूंगा कि और कोई टिप्स वगैरह हो इस हवाले से जो घर बैठे लोग कर सकें एंजाइटी और ओसीडी के लिए, जो इजीली हो, जिससे किसी को जरूरत ना पड़े। और उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि फैमिली के लिए क्या है कि वो किस तरह से मैनेज करे इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं उनको। देखिए आजकल जैसे अगर मुश्किल क्या है जी अनम आप या बताएं। सॉरी मुझे आवाज नहीं आ जी जी आप बताएं। मैं वही कह रही हूँ ना, आज जैसे आपको भी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपसे। अच्छा, आजकल जैसे मुश्किल हो रहा है साइकियाट्रिस्ट को अगर विजिट करना उनके क्लिनिक में जाके, या साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-to-1 करना, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है कई साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशन दे सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए। और क्योंकि जब इंसान की अपनी साइकोसोशल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और बात जो है वो आगे निकल जाती है, फिर प्रोफेशनल हेल्प की होती है। बाकी जो जनरल पब्लिक के लिए टिप्स में से यही होंगी कि आप रूटीन को ऑब्जर्व करें रोज। आप कोई ना कोई डे प्लान करके, आज उन्होंने इस डे पे क्या करना है, जैसे मंडे को उन्होंने क्या करना है, कोई एक्टिविटीज डिवाइस करें, जो हॉबीज वो लॉकडाउन से पहले नहीं कर चुके थे, जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उनके लिए, उन हॉब्स को अब क्या करें और भी इस तरह अपनी फैमिली साथ टाइम गुजारें। इससे पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा आएगी और एंजाइटी कम होगी, और एंजाइटी कम होगी तो जब ओसीडी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंजाइटी है तो ऑब्वियसली उसके चांस भी कम होंगे। फिर भी कहीं ना अगर आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो अपनी थॉट्स को मॉनिटर करें, अपनी थॉट्स को राइट डाउन करें, जिसने थॉट रिकॉर्ड एक एग्जांपल दिया है, इस तरह से ये किया जा सकता है। वो अपनी थॉट्स को शेयर करें फैमिली मेंबर्स से। कई बार जब आप अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करते हैं, सो यू फील मच मोर बेटर एंड लीव। यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, कैन राइट डाउन फीलिंग्स, अपनी थॉट डायरी लिख सकते हैं जहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन करने आपसे कि अगर मैं सोच रही हूँ या सोच रही हूँ सही या ये गलत है, अपनी थॉट को चेंज करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज इंक्लूड करें अपनी रूटीन में। वो सारी चीजें जो आपको पॉजिटिविटी की लेकर जाती है और एंजाइटी से दूर रखती है, वो सारी हैबिट्स को आप यूटिलाइज करें ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, थोड़ा मिस फरहाना आप बताएं इस हवाले से। मैं भी कह रही हूँ कि मैं टाइम को अपनी रूटीन में एक्सरसाइज और डीप ब्रीथिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो इस चीज़ को ऐड करेंगे तो उनका स्ट्रेस रिलीज होगा ऑटोमेटिकली, उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बैलेंस होंगे और
ने भी कहा कि कुछ डिफरेंट हॉबीज ट्राई करें और कुछ अपने क्योंकि अभी वो फ्री अगर हैं और उनके पास कोई कैरियर नहीं है तो वो कैरियर गोल्स को सेट कर सकते हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है, तो उस पर भी वो काम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें वो इसको रिलैक्स वे में सोच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई चॉइस फैमिलीज के हवाले से बताएं कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है मिस फरहाना, वो किस तरह से डील करें? फैमिली में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि उनको एक्सेप्टेंस लेकर आनी है प्रॉब्लम के हवाले कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसका इलाज है, इसमें टाइम लगता है इसके इलाज में। दूसरी चीज़ फैमिली को कोऑपरेट करना है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि फैमिली खुद स्ट्रेस में आ जाती है, वो पेशेंट को तो बाद में उस चीज़ से निकालते हैं लेकिन खुद ही परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, किस तरह होगा, और उनको एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो फिर सबसे पहले ज़रूरत है कि वो अपने खुद रिलैक्स रहें, ठीक है, वो इस बात को सोचते हैं कि ये हमारे घर में जैसे नॉर्मल कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक हो गई या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ करती है, इसी तरह ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज मौजूद है और इस पर काम हो सकता है, ठीक है, और काम करने के बाद ही इसको बेहतर किया जा सकता है। जबकि अगर नज़रअंदाज किया जाए या डिसफंक्शनल फैमिली हो तो वो क्या है कि वो सीवियर प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है, वो बहुत एक सीवियरिटी की तरफ जा सकता है, बहुत एक ओसीडी एंड ओसीडी को क्रॉस करके वो साइकोसिस की तरफ भी जा सकता है। तो फैमिली को ये समझना है कि इससे पहले कि मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो बेहतर है कि हम अभी इस पर काम करें, इसको हल करें और बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन भी मौजूद हैं, फेसबुक भी मौजूद हैं और जितनी हेल्प चाहिए वो हमारे चैनल पर ले सकते हैं या जहाँ पर उनको बेहतर लगे वो वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, सब थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। ठीक है, आपने जो है वो हमें कीमती आराय से जो है हमारे क्लाइंट्स को जो हमें देख रहे हैं उन्हें अपनी सजेशन दी और उन्हें बताया फर्दर। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दोनों को इनवाइट करने का और एक ये अवेयरनेस सेशन जो है स्पेशली ऐसी टेंस और स्ट्रेस सिचुएशन में ये अवेयरनेस सेशन होल्ड करने का, जिसमें हमने जो है कई एडवाइजेस दिए और इस क्राइसिस को किस तरह से मैनेज किया जाए उसकी भी हमने काफी जो है एक तरह से एक प्लान बताया लोगों को जो वो फॉलो कर सकते हैं। along with अगर जहाँ पे स्ट्रेस हो कंडीशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, then professional help should be considered. जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।